देखिए कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोलेनॉइड और टोरॉइड। सोलेनॉइड में रिकैप कीजिए जरा थोड़ा सा कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो अलॉन्ग द एक्सिस होती थी और जो करंट होती थी वो सर्कुलर कॉइल में कैसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर था, उसका हेलिकल पाथ बनता था, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड वैल्यू इसकी म्यू नॉट NI होती है, क्लियर जी। और एट द एंड्स पे जब हम बात करते हैं तो म्यू नॉट NI/2। इसी तरीके से टोरॉइड में जब हम रिलेशन निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती थी म्यू नॉट MI डिवाइडेड बाई 2πRL। और ये सर्कुलर रिंग के अलॉन्ग जो आपने ली थी A रेडियस और B रेडियस, तो मीन रेडियस के अलॉन्ग आपने निकाली थी, क्लियर। उसका एप्लीकेशन पार्ट देखिए, आज हम एप्लीकेशन पार्ट उसकी प्रॉब्लम करते हैं। तो आप पेज नंबर देखिए 49 पेज पे हमने एक सोलेनॉइड ली हुई है और उसमें दो टाइप की सोलेनॉइड, मतलब एक सिलेंडर के लिया हुआ है और इस सिलेंडर में जो कॉइलिंग की है, एक तो कॉइलिंग देखो ऐसे है, ये कॉइलिंग है हमारी, ये आ रही क्लियर ब्लैक, और दूसरी कॉइलिंग उल्टी है, करंट की डायरेक्शन को उल्टी कर दी है, ये आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास दो सोलेनॉइड होगी, समझ में आ रही। इसका मीनिंग ये हुआ प्रॉब्लम में आपको दो सोलेनॉइड दी। अब ये दो सोलेनॉइड में देखो क्या क्या वैल्यूज गिवन है आपको, उसकी बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 0.1 मीटर एंड इस डायमीटर इज वेरी स्मॉल। एल जो है प्रॉब्लम में हमारे पास 0.1 मीटर है और डायमीटर इज वेरी स्मॉल, डायमीटर इज वेरी स्मॉल। देखो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, जब हमने वेरी स्मॉल टर्म ले लिया, इसका हमारा मीनिंग हुआ कि हम लॉन्ग सोलेनॉइड में ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड का केस है, क्योंकि डायमीटर को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। अब ये लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया, बाहरी बाउंड ओवर इट इनटू लेयर्स, द नंबर आफ्टर इनर लेयर इज 50 एंड आउटर 40। अब देखो इनर लेयर में यहाँ पे 50 टर्न्स है इन इनर लेयर, क्लियर, और 40 टर्न्स है हमारे पास इन आउटर लेयर। और हमको मैग्नेटिक फील्ड आपकी चाहिए इसके अंदर कितनी होगी। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल सा सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो कल हमने देख रहे थे फार्मूले में क्या हो गया हमारे पास सोल्यूशन में, V इक्वल टू ये फार्मूला होता है म्यू नॉट M, क्लियर। V इक्वल टू I तो सेम दिया हुआ है, I करंट हमारे पास कितनी हमें दे रखी है, करंट की वैल्यू यहाँ से, करंट इसमें 3 एम्पियर है, अब 3 एम्पियर करंट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ से। तो यहाँ से देखो V इक्वल टू म्यू नॉट NI, इसका मतलब एक लेयर से करंट अगर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, तो ये जो रिवर्स आ रही है उसने कहा करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी दोनों की। और जब मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगी तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा म्यू नॉट I N1 माइनस N1 की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना।
N1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 50 और हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 50/L, L का वैल्यू 5, कितना आंसर आ गया 500। N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40/0.1 = 4। बस इतना ही पार्ट का दिमाग लगाना था, बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं करना प्रॉब्लम में। ये हमारे पास आ गए, तो बी की वैल्यू निकाल लेनी है। बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई मतलब 4 पाई n2 10 को -7 3, ये 500 -400, तो देखो ये 100 हो गया, 100 हो गया, तो ये हो गया बी की वैल्यू हो गई 100 से ये चला गया, ये हो गया यहाँ पे 1.5 पाई का गया 10 टू पावर 1 यहाँ से गया -4 टेस्ला। क्लियर चीज, तो बहुत ही सिंपल है प्रॉब्लम, फार्मूला बेस्ड है, सिर्फ ये देखना है कि N1 और N2 कैसे निकालेंगे इस प्रॉब्लम में, तो एक ही एप्लीकेशन। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट एप्लीकेशन आते हैं हम लोग, एक और प्रॉब्लम देखो इससे रिलेटेड। प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या करेगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है क्लोजली बाउंड सॉलिड 80 सेंटीमीटर 5 layers बाइंडिंग 400 टर्न्स। देखो ये कह रहा है कि एक सॉलिडाइड जो दी हुई है तुम्हारे पास, ये सॉलिडाइड के लिए सिलेंडर मान लिया और इस सिलेंडर पे हमने वाइंडिंग की, जरा समझना, इस सिलेंडर पे ये बाइंडिंग, अब जब ये बाइंडिंग करोगे आप यहाँ पे, तो इसकी 5 लेयर्स कितनी है, 5 लेयर्स ऐसे, और जब 5 लेयर है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, L = आपका 80 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए N की वैल्यू, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाएगी यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ जाएगी सोल्यूशन में, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कि N का है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो 5 लेयर्स हैं और एक लेयर में कितने 400 टर्न्स पर लेयर, मतलब एक लेयर में आपको टर्न मिल रहे हैं 400, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 400 × 5, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, और टोटल नंबर ऑफ टर्न में इसकी लेंथ से डिवाइड करते हैं, लेकिन मीटर में 1 ये हमारा N है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं वो N के बेसिस पे, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना बी, तो देखो N की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, यहाँ से 400 2000, ये हो गए 2500 समझ आ रही, बस यहीं पे दिमाग लगाना था और सीधा सीधा प्रॉब्लम। इसके बाद बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, कुछ नहीं करना, फार्मूला यूज करना है, बी = म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷, एन की वैल्यू 2500 और आई देखो करंट आपके पास कितना जो है क्वेश्चन, ठीक है 8 एम्पियर, ये लीजिए 8 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायमीटर, आप कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन क्या होगा कि ये डायमीटर हमारा जो गिवन है, इस डायमीटर का क्या यूज तो किया ही नहीं सर, तो इस डायमीटर सिर्फ ये बताने के लिए है कि डायमीटर कितना है 1.8 सेंटीमीटर और लेंथ आपकी दी हुई है 80 सेंटीमीटर। इसके मतलब लेंथ जो है लार्ज है कंपेयर टू डायमीटर या रेडियस ऑफ द कॉइल। इसका मतलब आप लॉन्ग सोलेनॉइड के फार्मूले के लिए एलिजिबल हैं, आप उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं।
क्लियर हो रही बात? बस इसका मीनिंग सिर्फ क्या है, कहाँ तक क्लियर हो? ये वैल्यू रख दिया आपने, सेकंड और आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें पूछा कहाँ कहाँ बताना है। एक तो यहाँ बताना है म्यूचुअल लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए, तो ये फार्मूला आपने यूज कर लिया। ये उसने पूछा है एट द एंड ऑफ द सॉलिनॉइड, तो एट द एंड ऑफ द सॉलिनॉइड हम लोग अप्लाई करेंगे। एट द एंड ऑफ सॉलिनॉइड हमारे पास फार्मूला बन जाता है, क्या हो जाता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो मतलब पहले का जो फार्मूला है उसका हाफ कर दो। क्लियर दीजिए? तो ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छी कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंसेप्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के प्रॉब्लम किए थे, चार्ज के नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे, वहाँ पे जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पे कंडक्टिंग जो सिलेंडर है उसका बिहेवियर सेम है। बात समझ में आ रही? जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस रहता है, वही यहाँ पे जो बिहेवियर हमने देखा था एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करके, दोनों के बिहेवियर से याद कीजिए। तो सिमिलर कंसेप्ट वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यहाँ सिलेंडर के केस में मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होता है। ठीक है ना? तो जैसे अगर आप कह रहे थे कि सर ये क्या किया है इसमें फिगर में, तो देखिए फिगर में समझता हूँ और फिगर को ऐसे समझिए आप कि ये जो सिलेंडर बनाया है, ये सिलेंडर इस तरीके, मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया है। जरा मैं सिलेंडर अब आपको बना के दिखाता हूँ प्रॉब्लम में। ये सिलेंडर है कंप्लीट, और इसके बाद जो दूसरा सिलेंडर है, जरा देखिए इसका, ये सेंटर है, और दूसरा सिलेंडर हमारे पास यहाँ आ रहा है। ये इस तरीके से ये फिगर है, ये फिगर जा रहा है, और इस फिगर में इसका सेंटर ये है। इसकी एक्सेस देखिए ये है, इसकी एक्सेस ये है, और ये दोनों सिलेंडर ऐसे कट कर रहे हैं। तो जो कट कर रहे हैं, जरा बाउंड्री समझिए इसको, लाइन को, फिगर को, ये ऐसे कट कर रहे हैं, देख रहे हैं? ये है एक्चुअल फिगर, एक्चुअल फिगर ये। अब एक्चुअल फिगर हमने नहीं दिखाया था, हमने आपको सर्किल बना के दिखाए थे कि किस तरीके से कट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सिलेंडर में आप क्या करोगे, आप देखो इधर कि ये जो पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है, इसमें हमारे पास ये वाली करंट आई अगर ऊपर है, और ये करंट इसके लिए जो पार्ट आ रहा है हमारे पास, जो ये सिलेंडर दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, ये एक्सेल है, तो ये सिलेंडर का पार्ट है ये वाला, तो इसमें करंट हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में है, ये आ रही है, ठीक है ना? अब जरा इस कॉमन पार्ट में आइए, क्लियर? तो कॉमन पार्ट में जो करंट होगी हमारे पास, इसकी वजह से जितना पोर्शन इसका उतने पोर्शन ये कॉमन पार्ट, तो हमारे पास कॉमन पार्ट में क्या हो जाएगा, इसकी करंट की वजह से ऊपर और इसकी वजह से नीचे, तो यहाँ पे I = 0 हो जाएगा। क्लियर? I क्या हो जाएगा, 0। इस रीजन में 0 हो गया। अब इस रीजन में जो 0 हो गया, कॉमन जो कट कर रहा था, वो देखो ये जो पॉइंट है जो कट कर रहा है, थोड़ा सा फिगर में ऐसे किया हुआ, ऐसे कट जा रहा है, तो ये जो पॉइंट कट कर रहा है, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन है। क्लियर हमारी बात? क्या क्या क्रॉस सेक्शन व्यू, फिर इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखो, इसको ये सर्किल बनाया मैंने, ये ए वाला पार्ट है, ये ए सिलेंडर है, इसका सर्किल, और मैं दूसरा सर्किल जो बनाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए आप,
ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है ये वाला सर्कल, ये क्रॉस सेक्शन जो हुआ है ये ए है इसका और ये बी सिलेंडर है ये। अब आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे सारे कि ये जो क्रॉस सेक्शन जो है ये कॉमन, जो यहाँ पे ये कॉमन दिख रहा है तो ये कॉमन पॉइंट है। ये देखो इस बारे में हमने जो फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है प्रॉब्लम में, फिगर में देखो जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो सोल्यूशन में हमने लिखा है, तो उस फिगर में हमारे पास क्लियर ए बी जो पार्ट दिख रहा है, जो डिस्टेंस है वो ए दे रखी, इसमें देखो हमने हाइड किया, मतलब वहाँ पे कोई करंट नहीं है। इसको मैंने साइडेड क्लियर किया, ये C1 है और ये C2 है, दोनों की रेडियस आर, इधर देखो दोनों की रेडियस यहाँ पे आर और ये आर। ये डिस्टेंस इस लाइन से जब ये देखोगे तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे ये ए दे रखी है और इसके लिए भी ये ए दे रखी है। समझ वाली बात। ये प्रॉब्लम, पहले मैंने प्रॉब्लम तुम्हें समझाई कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। अब हमारा डिस्कशन शुरू होता है, इसका सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसमें कि ईच करंट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आ रही है और प्लस जेड डायरेक्शन, और ये हमारी, ठीक है ना, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। यहाँ तक समझ आ गया, ये करंट लेगा। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ पे निकालनी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें इस रीजन में निकालना, ये देखो इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालें चाहे आप इस पॉइंट पे निकालें, दोनों के केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर पॉइंट के लिए अलग अलग, दोनों भी ये जो रीजन है जब इसमें करंट नहीं होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए इस पूरे रीजन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी और पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा। समझ आ रही, जैसे वहाँ स्क्वायर में किया था, यहाँ पे वही चीज़ हम करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पार्ट के लिए, कैविटी के लिए अगर देखें तो हम कैसे देखते हैं, इधर देखो इस पार्ट में आते हैं और हमने अपना एम्पियर्स लॉ लगा के ये डिस्टेंस सेलेक्ट की, दिख रहे हैं इस पॉइंट पे सेंटर, क्योंकि सिमेट्री दिख रही है, इससे आसानी से निकल जाएगा। वैल्यू सेम होगी हर जगह की, लेकिन निकालने के लिए मैंने ये सिमेट्री वाला पॉइंट कंसीडर किया और इस सिमेट्री पॉइंट से जो ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास है यहाँ से, ये होगी हमारी R-A। क्लियर ये चीज़। अब जरा करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन ये है यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही, इसको ऐसे होल्ड करेंगे तो ये ऐसे आ रही है हमारे पास। तो ये जो ऊपर सर्किल दिख रहा है ऐसे का मतलब ये वाला सर्किल, तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से ये आ गई, ये ए की वजह से, बी ए हो गई हमारे पास। क्लियर। दूसरी चीज इसमें देखो करंट हमारे ऊपर की तरफ थी, आई की वैल्यू ऐसे, और इसमें करंट ऐसे, आई की वैल्यू। अब जरा इसको होल्ड करो तो इस वाले को देखोगे तो ऐसे आ रहे, तो इसमें भी ऐसे ही जा रहे हैं इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये और बी 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 यहाँ पे ऐसे समझ आ रही। मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू बी और बी बी, ये दोनों वैल्यू ऐसे आ रही है, इसलिए एक की वैल्यू निकाल, तो एक की वैल्यू निकाल के इस पॉइंट, क्योंकि ये अपने आप देखो करंट अपने आप इसकी अपोजिट है एक दूसरे से, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फार्मूला लिखते हैं पहले, म्यू नॉट आई, ठीक है ना, ये फार्मूला हमारे पास स्मॉल आर, याद करो
2π/r²। ये फार्मूला था जो सॉलिड सिलेंडर है उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या फार्मूला था? सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर इनसाइड मैग्नेटिक, ठीक है ना। इनसाइड सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। क्लियर चीज? बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे की कितनी होगी? क्या होता है? ट्वाइस। तो एक की वैल्यू आर की जगह, स्मॉल आर की जगह देखो क्या हमने निकाला? r-a। तो हमारे पास आ जाएगा बी नेट इक्वल टू, दोनों का है, दोनों का ट्वाइस कर देते हैं। तो 2 इंटू म्यू नॉट आई r-a डिवाइडेड बाई 2π/r²। ये सिंपल सी वैल्यू होगा। मतलब प्रॉब्लम बहुत ईजी था, लेकिन उसका फिगर समझना थोड़ा था और कंसेप्ट को विजुअलाइज करना। अब ये डायरेक्शन अगर तुमको कहीं भी पॉइंट पे पूछी जाएगी, पूरा जो रीजन दिखता है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो विदाउट हेजिटेशन में सिंपल कॉन्सेप्ट से क्या कहोगे? ये रही मेरी डायरेक्शन, हर जगह बी की वैल्यू, ये ऊपर की तरफ ऐसे, मतलब ये प्लेन डायग्राम जो ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगी, और ये रहा ये वैल्यू। तो ये पार्ट मैंने डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन आपको भी बताए, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम लोग इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइडिया समझ में आ गया? क्लियर? तो अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आते हैं, ठीक है ना। हमारे पास पेज नंबर 51 तो 51, ये जो कंसेप्ट है आपका, कौन सा कंसेप्ट है? बार मैग्नेट का कंसेप्ट है हमारे पास। क्लियर? इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। और इसमें बहुत अच्छी थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, ठीक है ना। बार मैग्नेट का बहुत यूजफुल भी है। कैसे हम लोग इसको विजुलाइज कर पाएंगे? ये बार पढ़ा तो आपने 10th में भी है बार मैग्नेट, और 12th में भी पढ़ने जा रहे हैं। देखो जरा थ्योरी समझो इसमें कि ये बार मैग्नेट आप कहते हो कि ये आयरन पीस या स्टील पीस जो हम लोग लेते हैं, स्टील पीस, तो ये परमानेंट मैग्नेट होता है, पता है कि नहीं? ये एन है, ये एस है हमारे पास, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जानते हैं। ये ऐसे होती है, यहाँ पे साउथ में ऐसे एंट्री कर रही होती है, और इसके अंदर जो है साउथ टू नॉर्थ ऐसे लाइन्स जाती है, और क्लोज लूप में भी ऐसे एग्जिस्ट करती है। ये हमारा पार्ट है ऐसे। ये हम लोग ने 10th में पढ़ा था। लेकिन क्या आपने ये सोचना शुरू किया यहाँ पर, मतलब कि ये बार मैग्नेट बना कैसे, ये बार मैग्नेट आया कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है? तो बहुत ध्यान से समझिए इसको, कंसेप्ट को, कि हमने कहा था आपको कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन है वो किस पे है? या तो मूविंग चार्ज होना चाहिए और या फिर करंट होनी चाहिए। ये दो ही एस्पेक्ट। क्लियर? क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो आइडिया आपको कहीं से मिल रहा है, ये दो ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? या तो मूविंग चार्ज आपको मिलेगा और या फिर करंट मिलनी चाहिए, ये दो आइडिया है। लेकिन यहाँ देखो, जब आप परमानेंट मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट जब लिया आपने तो इस मैग्नेट के अंदर कोई करंट आपको नज़र नहीं आ रही है।
इसके मतलब यहाँ पे क्या है, एक ही चीज़ दिखती है आपको कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस स्टील के अंदर, ठीक है ना, ये सॉफ्ट आयरन या आयरन लेते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका रैंडम मोशन होता है। अब रैंडम मोशन होता है तो इसको तो चार्ज का मोशन कंसीडर नहीं कर सकते। क्लियर है जी, चार्ज का मोशन के लिए कंसिडरेशन में नहीं, क्योंकि नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इसलिए नेट चार्ज का मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है ना तो हम इधर की बात कर सकते हैं ना इधर की बात, तो ये भी 0 हो गया। तो फिर ये कैसे हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड आई कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये डिफरेंट अपने रूप बनाते हैं, रोटेशन होता है, मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट को अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर दें, क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म हम यूज करें और इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर दें, तो उसका मोटो, ठीक है ना, एक करंट फ्लो कर। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दूँ यहाँ, ठीक है ना। जैसे मैं क्लास में टीचिंग करता हूँ, तो जब तक टीचर नहीं है क्लास के अंदर, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल, क्लास के अंदर जब तक टीचर नहीं है, ठीक है ना, तो बच्चों का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, रैंडम मूवमेंट, अपनी बात कर रहे अपनी मर्जी से, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, कोई ओरिएंटेशन नहीं। आइडिया समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही क्लास में टीचर की एंट्री होती है, वैसे ही सारे बच्चे एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, और ओरिएंट हो जाते हैं तो सभी लोग सीखने लगते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना। जो टॉपिक चल रहा होता है उससे रिलेटेड उनका माइंड जो सेट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो चला गया था, वो माइंड को उन्होंने कंसंट्रेट किया और उस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो माइंड काम करने लगा और उस टॉपिक पे सभी लोग वर्क करने लगे, सोचना शुरू कर दिया। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो सबको कुछ ना कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज मिल जाएंगे। आई बात समझ। तो ओरिएंटेशन ने क्या किया, एक मोटो दिया, ठीक है ना, कि सब लोग कुछ ना कुछ आइडिया इससे रिलेटेड गेन कर दिया, जिसका आगे यूज है हमारी लाइफ में। हमें अगर एग्जाम, लाइफ में मतलब एग्जाम भी देना है तो ये यूज आएगा। आगे बात समझ में। तो ऐसी चीज को ओरिएंटेशन वो किसने दिया आपको, वो ओरिएंटेशन टीचर ने दिया। टीचर क्लास में एंट्री ली और आपको समझ में आ रहा कि टीचर आया है तो कुछ पढ़ाएगा, तो आपका दिमाग सेट हुआ और आपका माइंड डाइवर्ट होकर सीधा उस डायरेक्शन में पहुंच गया, उसके टॉपिक पे फोकस होने लगा। क्लियर है। तो वही चीज़, यही हम कहना चाहते हैं कि जो आप ये नेचर में यहाँ देख रहे हो ना क्लास के साथ, बिल्कुल ये भी तो नेचर ही है, इसका बिहेवियर में कन्वर्ट करना। तो इसको कन्वर्जन के लिए मैंने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडम में जा रहे थे, रैंडम में जा रहे थे, तो आप इनको ओरिएंट करो और ओरिएंट करके किधर ले आओ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाओ। और अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने के लिए, कि जब लूप बनता है तो लूप का टॉर्क होता है, क्या होता है, टॉर्क। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर दें वहाँ पे, तो उस लूप पे क्या बन जाएगा, लग जाएगा, टॉर्क लग जाएगा। और अगर टॉर्क लग जाएगा वहाँ पे तो सारे लूप किधर आएंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। आगे बात समझ में, रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा रिलेशन, सारे लूप किस डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन। और स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में होंगे तो सारे लूप की जो करंट होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और वो फ्लो करेगी तो फिर उनकी जो एक्सेस होगी
उसके अलावा उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। क्लियर है चीज? तो दिस इज द आइडिया टू जनरेट वार मैग्नेट, टू कंस्ट्रक्ट द वार मैग्नेट। हाउ टू कंस्ट्रक्ट वार मैग्नेट, ठीक है ना, कि एक मेटल से वार मैग्नेट को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, और डिटेल में भी देखेंगे आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर के आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, कि किस तरीके से हम कितनी फील्ड लगाते हैं, कैसे इसको फॉर्म करते हैं। लेकिन अभी मैंने बता दिया कि टॉर्क की वजह से एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, उसकी वजह से ये वार मैग्नेट ऐसे जनरेट चलिए। अब इनकी लूप देखो, ये जो इसके अंदर जो बनेगा ये वार मैग्नेट, वो वार मैग्नेट ऐसा बनता है, इधर देखो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे लूप में आते हैं सारे, ये देखो डायरेक्शन करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर ऐसे तो करंट उसके अपोजिट होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, समझ में आ रही बात, ये आपकी करंट बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और ये अगर करंट बनती है तो सबके देखो ये जो एक्सिस देख रहे हैं आप, ये एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है हमारे पास, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देंगे, यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऐसे ले ली, तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो इसको डायरेक्शन ऐसे, ये वाले पार्ट में ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, और ये डायरेक्शन। यहाँ से देखो आपको कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट कर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है हमारे पास, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये सारे लूप बन के यहाँ पे, ठीक है ना, वार मैग्नेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और इस तरीके से ईच इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है फॉर द वार मैग्नेट। अब हम इस लूप का देखें तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर इधर देखो, ये छोटा सा वार मैग्नेट है, इसका ये N और S, और दूसरा बार मैग्नेटिक ये बन गया हमारे पास। ऐसे इस तरीके से हमने बार मैग्नेट यहाँ पे देख लिए, छोटे छोटे जितने भी लूप होंगे छोटे छोटे ये बार मैग्नेट आपके बनते चले जा रहे हैं। और इन बार मैग्नेट का सबका मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन होगा ऐसे इस तरीके से। तो जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बार मैग्नेट में, ये देखो S N और ये देखा, तो जो अब ये है ऐसे इस तरीके से बार मैग्नेट जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते चले जा रहे हैं। और जब सारा कंस्ट्रक्शन इस तरीके से चल रहा है तो यहाँ देखो अगर इनको कंबाइन करें पास में लाएं तो ये प्लस वाला एम है और ये माइनस एम है, साउथ वाले को, नॉर्थ को प्लस मैग्नेटिक चार्ज और इसको माइनस मैग्नेटिक चार्ज से इंडिकेट किया। मैग्नेटिक चार्ज टाइप की कोई चीज़ होती नहीं है, ये सिर्फ ये है कि इसको हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से डाइपोल से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? डाइपोल। तो वहाँ पे हम कहते थे चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो चार्ज कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे है क्या प्रेजेंट, यहाँ पे ये करंट लूप, तो ये करंट लूप का जो एस और एम जनरेट हो रहा है साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसको हमने इक्विवेलेंट प्लस एम और माइनस एम मान लिया, मैग्नेटिक चार्ज से इंडिकेट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारे फार्मूले वहाँ पढ़े थे मैंने, वो सारे फार्मूले फिर यहाँ अप्लाई हो जाएंगे, ये प्लस मैग्नेटिक चार्ज और ये माइनस, इसलिए इसको हमने मैग्नेटिक चार्ज नाम दिया, नहीं तो इसका कोई रिक्वायरमेंट हमारे लिए नहीं है। क्लियर? अब इन सबको जब हमने कंबाइन किया तो देखो सबको कंबाइन कर दिया तो इनकी लेंथ जो भी थी, मान लीजिए एक इक्विवेलेंट एरिया थी लेंथ, तो यहाँ पे जब इसको कंबाइन करोगे आप तो देखो ये बार मैग्नेट बन के रेडी हो गया। और इस बार मैग्नेट का जो यहाँ पे रेडी हुआ है उस बार मैग्नेट में देखो ये बच गया लास्ट वाला, इसको कैंसिल नहीं होना पड़ा, ये सब आपस में म्यूचुअली कैंसिल हो गए और ये लास्ट का बच गया।
तो ये यस और ये एम, ये हमारा बार मैग्नेट हो गया। और ये लेंथ हमारे पास 4L हो गई। कितनी हो गई? जितना एक लूप कंट्रीब्यूट कर, तो जितने नंबर आप लूप्स आएंगे वहाँ पे सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो टोटल बार मैग्नेट की लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4L। आइडिया क्लियर हुआ? इस तरीके से हमारे दिमाग में फिगर बन गया। अब अगर यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे ये लूप वाला पार्ट, क्योंकि लूप तो गिवन नहीं है, तो लूप का आइडिया नहीं है। क्या है कि ये एस तो प्लस और माइनस प्लस माइनस है, तो ये लेंथ हो गई। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास वहाँ पर, याद करो, डाइपोल मोमेंट और ये मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डिफिनीशन है। यहाँ पे क्या मैग्नेटिक चार्ज सपोज के लिए प्लस, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है, और जो लेंथ है, तो ये लेंथ यहाँ पर 4L हो गई, तो 4L ले लीजिए। 4 से मिलकर बना एन होती है, तो एन हो जाती है। तो जितनी लेंथ है, इसका मतलब सिंपल सा डिफिनेशन ये है, कहने का मीनिंग ये है कि एक बार मैग्नेट आपको अगर ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो बार मैग्नेट है ये प्लस और ये माइनस, एम दिख रहा है, प्लस हमारे पास मतलब है नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस का मीनिंग है इस साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके बीच के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की जो लेंथ है ये 2A अगर ले लें हम, या 2L ले लें यहाँ पे, ये 2L क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसे डाइपोल में हम लोग करते थे, याद कीजिए कि डाइपोल में 2A लेते थे, तो जो फील्ड का डिस्कशन है, पोटेंशियल पॉइंट का डिस्कशन है, सारे डिस्कशन सेंटर से कंसीडर कर देते, डिस्टेंस ए हो जाती है। तो उसी का आइडिया यहाँ पे लाना है मुझे। क्या लाना है कि अगर ये 2L ले लिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो आप? कैपिटल M दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस M इंटू 2L, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, हमने उन्हें बताया ये किधर वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन आपको समझना है क्या होती है? इसकी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अगर यहाँ पर डिवाइड करनी है, तो हमें जो फिगर लेनी है, ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ है, तो ये M वेक्टर ऐसे है, ये वाला वेक्टर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ये आपका बार मैग्नेट है, और इस तरीके से हमने साउथ नॉर्थ पोल। अब हमें क्या याद रखना है कि जो इनका बिहेवियर है वो उसी तरीके से जैसे डाइपोल में था, वो बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पे भी याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते इस पे बार मैग्नेट पे, जब ये निकाल लिया मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल लिया, ये वैल्यू निकाल ली। अब एक जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जरा समझना क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ठीक है ना, और एक आपका जो हम ले लें आइडियल केसेस, आइडियल फैक्ट जो हम मान के चलते हैं। आइडियल फैक्ट ये है कि ये 2L अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ है, समझना, अगर 2L को लेंगे इसका नाम होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ का मीनिंग हुआ हमारे पास कि जो लेंथ बार मैग्नेट की आपको दिख रही है उसको ज्योमेट्री, जितनी ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर रही है वो लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ है। क्लियर? अब अगर हम देखें मैग्नेटिक लेंथ, तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि जो ये मैग्नेटिक चार्ज जिसको हम सपोज करते हैं, है ना कोई मैग्नेटिक चार्ज वहाँ पे, मैग्नेटिक चार्ज को इनसाइड पॉइंट पे हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इनसाइड है, ये चार्ज ज्योमेट्रिकल लेंथ से ये थोड़े से अंदर, क्योंकि
क्योंकि जैसे ही एंड पे आते हैं तो ये फील्ड लाइंस, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन तो वैसे ही लग रहा है, तो ये फील्ड लाइंस अपने आप एक्सपांड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ही हम बाहर आएंगे ये वाली डायरेक्शन में, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ ऐसे एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो ये जो एक्सपेंशन आ रहा है हमारे पास ऐसे यहाँ पे फैलने लगता है, ये प्रोसेस यहीं से नहीं होता, ये एक्चुअली में थोड़ा सा अंदर से ही हो जाता है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं एन और एस, ये हमें नज़र आ रहे हैं, ये हम बात करते हैं थोड़े से इनसाइड पहुँच जाते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में हमें लिखा हुआ है 0.84, मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ किसे कहते हैं? जो ये हमने यूज किया, ये जो ट्यूबवेल है जो हम यूज करते हैं इसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ का मीनिंग ये हुआ कि जो प्लस एम और माइनस एम को जो मैंने सपोज किया उनके बीच की डिस्टेंस एक्चुअल बिहेवियर क्या है। तो जब ये प्रैक्टिकली देखा गया, ये है तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इसका 84%, इसका 84% कर लीजिए, दिस इक्वल टू 2 ले सकते हैं। आर से हम ये लिख सकते हैं 0.84 इंटू 12 दिस इक्वल टू, मतलब जो आपका मैग्नेटिक लेंथ है अराउंड, मैग्नेटिक लेंथ कितना आ रहा है अराउंड की बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ आ रही है वो 84% या 0.842 है। लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि ये फैक्ट कब यूज करना है, जब रीजनिंग का क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपसे पूछे, भाषण में कंसेप्चुअल फैक्ट आपसे पूछता है कंपटीशन वगैरह में, या बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन, तब आप ये एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ, इन दोनों को इक्वल हम ले सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुई इतना पॉइंट? नहीं तो यहाँ पे आपको हर जगह ये अप्लाई करते रहो, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट। तो जरा देखते हैं एप्लीकेशन, ये तो मैंने पढ़ा, ठीक है ना। और सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि वहाँ पे हमने डाइपोल मोमेंट का, जरा देखेंगे आप मैग्नेटिक मोमेंट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये पहला जो पेज आपको दिख रहा है उस पर मैंने एग्जाम्पल आपको सेंड किया। तो देखो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये किसी शेप का है मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये मैग्नेट किसी भी शेप का ले लीजिए, पैराबोलिक ले लीजिए, ये ले लीजिए कुछ, और इस मैग्नेट पे आपको हमने एन और, ठीक है ना, ये मान लीजिए एन है और ये आपका एस। तो देखो नॉर्थ और साउथ, ये समझ में आ रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। तो नॉर्थ और साउथ में जब ले रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले देखो डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है, इसका हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। एक प्रॉब्लम में फाइंड द डाइपोल मोमेंट, और इस तरीके से मैंने कई एग्जाम्पल आपको डाइपोल मोमेंट के लिए हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे बताया था उसी तरीके से इसको मैं कंप्लीट करूँ। तो जो डाइपोल मोमेंट है हमने लिखा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ कैसे डिफाइन की, देखो यहाँ पे माइनस से प्लस ये डायरेक्शन होती है और ये शॉर्टेस्ट लेंथ। तो यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट लेंथ सोल्यूशन जब देंगे तो क्या लिखेंगे, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन
साउथ। समझ में आ रही बात? नॉर्थ और साउथ पोल है, उसके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ ले लें। तो देखो शॉर्टेस्ट कैसा भी फिगर दिया होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ ये दिख रही है, ये वाला, और ये डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने डायरेक्शन भी बना दिया और ये लेंथ भी दे दी। क्लियर है ये चीज़? और ये लेंथ हमने यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम में ले रखी है 2a। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये 2a हो गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2a, ये आपके लिए मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर? ये इंडिपेंडेंट, इसका कोई मीनिंग नहीं। बात समझ में आ रही है? इसका कोई मीनिंग नहीं है, कैसी भी ज्योमेट्री बनाइए, सिर्फ m/2a। डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन हमारे पास है, हम मैग्नेटिक मोमेंट की हो गई डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? तो आई होप सो कि आगे की जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है, देखिए जरा सेकेंड वाले सेमी सर्किल दिया रहा है। अब जब सेमी सर्किल दे रखा है, सेकेंड प्रॉब्लम है यहाँ, प्रॉब्लम सेकेंड, इसमें क्या दे रखे हैं, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल में आप लोग समझ गए होंगे, अब तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस सेमी सर्किल है, तो ये सेंटर है, तो ये आर है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कितना होगा m/2r, इसे ऐसे सर्किल लगा। क्लियर? डायरेक्शन भी आपने देखी, ये डायरेक्शन है। इसी तरीके से थर्ड प्रॉब्लम आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है ना? शॉर्ट है। चलो फोर्थ नंबर देखो प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नंबर मैंने फोर्थ की हुई है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे दो बार मैग्नेट ले लिए, अब ये बार मैग्नेट आपको दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में करते थे, दो मैग्नेट तीन मैग्नेट, तो इलेक्ट्रिक पोल में दो डाइपोल तीन डाइपोल, उनका रिजल्टेंट लेना है हमारे पास। तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, इसमें रिजल्टेंट हमारे पास ये आ रहा है माइनस और प्लस, दिख रहा है, एक बार में ये रखा हुआ। दूसरा मैग्नेट यहाँ पे, ये जरा फिगर में दूसरे कलर से बना दूँ जिससे आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाए। ये देखो, ये सेकंड मैग्नेट है, यहाँ पे ये रखा हुआ है। अब ये देखो, दोनों मैग्नेट का जो साउथ पोल है ये लिया हुआ और इसका प्लस है। अब यहाँ पे ये एंगल जो आपको नजर आ रहा है ये कितना है, π/2, ठीक है? तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट के दोनों की लेंथ हमारे पास, यहाँ मैंने लेंथ चेंज किया, ये L1, ठीक है ना? ये L2 दिया हुआ हमारे पास और ये लेंथ L1 दे रखी है हमने। अब यहाँ देखो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट सोल्यूशन में हमने निकाला, तो मैग्नेटिक मोमेंट देखो इस वाले का पार्ट किधर, m1 मान, और ये जो डायरेक्शन दिख रही है ये m2 मान। तो बेटर वे ये है, इसका फिगर ऐसे बना, एक ये और एक, सॉरी इसका फिगर हमने बनाया, एक ये ऊपर और एक ये दो डायरेक्शन होगी m1 m2 पे, और उनके मैग्नीट्यूड देखो, m1 का मैग्नीट्यूड m/2 है, तो ये 2L1 होगा, और सिमिलरली m2 का अगर देखें हम यहाँ पर तो m/2L2 होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो साउथ पोल है ये सेम ले सकते हैं, ये डिफरेंट भी ले सकते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल ले सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है जिसको m, तो इसके बारे में हम लोग अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये किस पे डिपेंड करती है पोल स्ट्रेंथ। ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से हमने मैग्नेटिक चार्ज रख दिया और इसकी वैल्यू निकाल दी, नहीं, ये भी बताएंगे कि ये किस पे डिपेंड करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे ले लिया दोनों का, अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा ऐसे कुछ, हाँ, और m की वैल्यू आ जाएगी √m1² + m2।
ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है लॉजिकल चैप्टर है, और इसकी कंसेप्ट हम लोग ज़्यादातर जो प्रीवियस जो पार्ट किया है उन सब में यूज करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा थोड़ा इसको याद रखना है, कैसे कैसे हमें कंसेप्ट याद रहने चाहिए। बाद बाकी प्रॉब्लम हमें जो प्रीवियस में जितना सेक्शन मैंने कराया है उसको ही डिस्कस करना है। आगे बात समझ में